कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जो एडवेंट ऑफ अवेकनिंग के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। एक उजाड़ और जमे हुए बर्फीले परिदृश्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा और पावरफुल इंडिविजुअल्स इकट्ठा हुए थे। उन सभी का पूरा ध्यान डेथ डेन पर केंद्रित था, जो एक टॉप टियर एस रैंक डंजन था और एक प्राचीन रहस्यमयी सत्ता का घर था। ये डंजन, जो प्लैनेट एज्योर पर प्रकट होने वाला सबसे पहला डंजन था, दशकों तक अजेय रहा और कभी कोई इसे कॉन्कर नहीं कर पाया था। इसके प्रवेश द्वार पर उन अनगिनत मास्टर्स के कंकाल बिखरे पड़े थे, जो अंदर तो गए पर कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में अलग होने वाला था। सू मिंग नाम के एक निडर वॉरियर ने अकेले ही डेथ डेन को चुनौती दी थी। एक अत्यंत भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध के बाद वो विजयी होकर उभरा। उसने डंजन के उस खौफनाक गॉड टियर मॉन्स्टर को मार गिराया था। लेकिन जब वो थका हारा और अपनी बची कुची ऊर्जा के साथ डंजन के एग्जिट पर पहुंचा, तो वहां उसका स्वागत प्रशंसा या सम्मान से नहीं किया गया। इसके बजाय उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जो कभी उसके सबसे भरोसेमंद एलाइज हुआ करते थे। वे एक एम्बुश के लिए तैयार खड़े थे और उनके इरादे पूरी तरह शत्रुतापूर्ण थे। उनमें से एक ने सू मिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अब और विरोध करना बंद करे और चुपचाप वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दे जिसे उसने अभी अभी हासिल किया है। एक अन्य गद्दार ने बड़े ही कटाक्ष के साथ उसे मानवता का नायक कहते हुए घोषणा की कि उसकी नियति अब सील हो चुकी है और अगर वो खुद को सरेंडर कर देता है तो उसे एक त्वरित और आसान मौत दी जाएगी। सू मिंग, जिसका पूरा शरीर अभी भी एनर्जी से कड़कड़ा रहा था, उनके गंदे प्लान को समझ गया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग केवल उसके डंजन क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उस शक्तिशाली आर्टिफैक्ट को लूट सके। उसने उनसे सवाल किया कि क्या शुरू से ही उनकी यही योजना थी। गद्दारों की उस भीड़ में से सुनहरे बालों वाला जैंग टोंग नाम का व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली, जिसमें से ब्लू लाइटनिंग की तरंगें स्पंदित हो रही थीं। उसने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्व मित्र का सामना किया और डिवाइन आर्टिफैक्ट की मांग की। उसने अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देते हुए एक सौदा पेश किया कि यदि सू मिंग वो शक्तिशाली वस्तु दे देता है तो वो उसकी जान बख्श देगा। एक कुटिल मुस्कान के साथ जैंग टोंग ने शेखी बघारी कि वो सू मिंग की बची कुची पावर को आसानी से नष्ट कर देगा। अपनी धधकती हुई लाल तलवार को थामे हुए सू मिंग को अपनी खुद की अंधता पर गहरा पछतावा हुआ। उसने इन लोगों को बचपन से अपने भाइयों की तरह माना था, सालों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े थे और कभी उनके जहरीले स्वभाव पर शक तक नहीं किया था। विश्वासघात की कड़वाहट से भरकर उसने चुपचाप हार ना मानने का फैसला किया। उसने अपना हथियार हवा में उठाया और डिवाइन आर्टिफैक्ट से रेड एंड पर्पल एनर्जी का एक विशाल विस्फोट किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वहां डटकर खड़े होकर सू मिंग ने अपने पूर्व साथियों को ललकारा और कहा कि यदि उन्हें रिंग ऑफ डाओ डिफायंस चाहिए तो उन्हें इसे छीनने की कोशिश करनी होगी, लेकिन उसे संदेह है कि उनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग है जो इसे ले सके। उस अपार ऊर्जा को देखकर उसके पूर्व सहयोगी दंग रह गए। जैंग टोंग के आदमियों में से एक अधीर हो गया और उसने समूह को तुरंत सू मिंग को खत्म करने के लिए उकसाया। लेकिन जैंग टोंग ने संयम बरतने की सलाह दी, क्योंकि जब तक सू मिंग उस आर्टिफैक्ट का उपयोग कर रहा था तब तक लापरवाही भारी पड़ सकती थी। जैसे ही एक गतिरोध जारी रहा, आसमान से एक नई आकृति नीचे उतरी और बड़े प्यार से सू मिंग का नाम पुकारा। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, जहां गुलाबी बालों वाली शाओ मान नाम की महिला उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। उसने सू मिंग को कसकर गले लगा लिया और समझाया कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है और वो केवल उसकी चिंता में यहां आई है। सू मिंग ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और ये दुश्मन उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी उसके मन में एक शंका उठी कि उसके शत्रुओं ने उसे इतनी सटीकता से ट्रैक कैसे कर लिया। जैसे ही वो इस बारे में सोच ही रहा था, जैंग टांग ने जानबूझकर एक कुटिल मुस्कान की। उसी क्षण सू मिंग को अपनी पीठ में एक असहनीय और तेज दर्द महसूस हुआ। शाओ मान ने उसे पीठ में खंजर घोंप दिया था और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि वही थी जिसने इन लोगों को उसका पता बताया था। स्तब्ध होकर सू मिंग उसे देखता रहा, जबकि उसके हाथ में जहां उसने खंजर पकड़ा था एक रेड मैजिक सर्कल चमकने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, ऐसा क्यों किया। पूरे युद्ध क्षेत्र में जैंग टैंग की जीत की गूंज सुनाई दी। उसने घोषणा की कि फाइनल कैटलिस्ट अब अपनी जगह पर है। फिर उसने एक इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन को सक्रिय किया।
तुरंत सुमिंग के ऊपर आसमान में एक विशालकाय रेड सिजिल प्रकट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। उसके घाव से ग्लोइंग रेड चेन्स निकलीं, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और उसकी एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। उसने पहचान लिया कि ये कर्स मार्क असल में रेन शाओ मान का है, जिसका मतलब था कि वो बहुत लंबे समय से इस विश्वासघात की साजिश रच रही थी। जैंग टैंग चलकर आया और शाओ मान के पास खड़ा हो गया। उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसने मजाक उड़ाया कि ये इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन विशेष रूप से उसी के लिए तैयार किया गया था, ताकि वो अपनी शक्ति का संचारण चैनलिंग न कर सके। शाओ मान ने क्रूरता से कहा कि वो हमेशा से केवल जैंग टैंग के साथ थी। उसने ठंडे लहजे में सुमिंग को सूचित किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल होना था। उसके दुर्लभ 9 स्टार टैलेंट के कारण उन्हें उसकी आवश्यकता थी, ताकि वो उनके लिए उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त कर सके। पूरी तरह से टूटे और ठगे गए सुमिंग ने घुटनों के बल गिरकर क्रोध और पीड़ा में चीखना शुरू कर दिया। अब जबकि सुमिंग पूरी तरह से बंधा हुआ और शक्तिहीन था, जैंग टैंग ने अपने आदमियों को उसे जान से मारने और आर्टिफैक्ट को जब्त करने का आदेश दिया। वे अपने चमकते हुए हथियारों के साथ प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, जमीन अचानक फट गई। एक विशाल स्केलेटल हैंड बाहर निकला, जिसके बाद कंकाल योद्धाओं की एक लहर आई, जिसने हमलावरों को बीच में ही रोक दिया और सुमिंग के लिए एक ढाल बन गई। सुमिंग ने सदमे में देखा और सोचने लगा कि आखिर उसकी सहायता के लिए कौन आया है। वो रक्षक हल्के बैगनी बालों वाली और हुड वाला लबादा पहने हुए थी। सुमिंग ने उसे पहचान लिया। वो जी याओ थी, एक शक्तिशाली नेक्रोमांसर। वो अपने हाथ में एक ताकतवर स्टाफ लिए सुमिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी। उसने उसे हार न मानने का आग्रह किया और ठान लिया कि वो उन विलन्स को वो आर्टिफैक्ट हासिल नहीं करने देगी। जैंग टैंग उसके आने पर हंसा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो भी मरने के लिए आई एक और बलि है। उसने शेखी बघारी कि उसके पक्ष में दर्जनों मास्टर्स हैं और अब खुद ग्रेट एम्परर भी सुमिंग को नहीं बचा सकते। उसके आदमी जी याओ के अनडेड समन्स के साथ भिड़ गए। गुस्से में पागल होकर जैंग टैंग ने सीधे जी याओ पर हमला किया। लड़ाई के दौरान जैंग टैंग की एक आदमी ने उसे चकमा दिया और ध्यान भटकाया। जैसे ही जी याओ मुड़ी, जैंग टैंग ने अपनी लाइटनिंग रीड्ड वेपन से उस पर घातक प्रहार किया। कैद में फंसा सुमिंग केवल डरावनी चीख के साथ उसका नाम पुकारता रहा। अब जबकि जी याओ असहाय हो चुकी थी, जैंग टैंग को अपना मौका मिल गया। उसने सुमिंग से कहा कि अब दूसरों की चिंता छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। उसने अपनी चमकती हुई नीली तलवार सुमिंग के सीने में गहराई तक उतार दी। पास झुककर उसने एक अंतिम क्रूर विकल्प दिया, आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दो, तो शायद वो उसकी तुच्छ जान बख्श दे। लेकिन सुमिंग के पास विद्रोह का एक आखिरी दाव बचा था। उन जादुई जंजीरों को पकड़कर मुंह से खून बहते हुए उसने अपने गद्दारों को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने उन्हें राक्षस कहा और उसके भीतर एक भयानक रेड एंड ब्लैक एनर्जी बनने लगी। एक अंतिम हताश जुए गैम्बिट में उसने अपनी आत्मघाती क्षमता सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी का उपयोग किया, एक गॉड टीयर टेक्निक एनाइलेशन बर्स्ट। उसके शरीर से एक प्रलयंकारी विस्फोट हुआ, जिससे जैंग टैंग और रेन शाओ मान को डर के मारे पीछे हटना पड़ा। धमाके के बाद युद्ध का मैदान शांत हो गया। घातक रूप से घायल सुमिंग रेंगते हुए जी याओ के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और पछतावे के साथ पूछा कि वो उसके लिए क्यों आई, जबकि उसने उसे कई बार निराश किया था। जी याओ ने एक फीकी लेकिन शांत मुस्कान के साथ उसका चेहरा छुआ और कहा कि यदि यही उनका अंत है तो उन्हें साथ मरना चाहिए। जैसे जैसे उसकी जान निकल रही थी, सुमिंग को शक्ति की एक अंतिम लहर महसूस हुई। उसकी तलवार प्रकट हुई और उसके सामने जमीन में धंस गई। जी याओ के शरीर को करीब रखते हुए गॉड स्लेयर सुमिंग ने एक पवित्र शपथ ली। उसने घोषणा की कि यदि उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो रेन शाओ मान और जैंग टैंग को ढूंढ निकालेगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके गद्दार दूर से ये सब देख रहे थे और असमंजस में थे। तभी जैंग टैंग के चेहरे पर एक डरावना एहसास आया। वो सुमिंग के हताश प्लान को समझ गया। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ मौत के मुंह में ले जा रहा था, उसे डेथ डैम की अतल गहराइयों में खींच रहा था, ताकि वे इसे कभी हासिल न कर सके। अपनी अंतिम कसम के साथ उसने उनसे कहा कि यदि उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो उन्हें आकर इसे लेना होगा। इसके बाद वो जी याओ को पकड़कर क्लिफ से नीचे कूद गया। उसके हाथ में रिंग ऑफ डाओ डिफाइंस एक शानदार और अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी। पूरी दुनिया सफेदी में घुल गई। सुमिंग का हाथ ढीला पड़ गया, जैसे जान निकल गई हो। लेकिन तभी उसकी चेतना वापस आई। उसने खुद को किसी खाई में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आसमान और एक जानी पहचानी स्कूल की इमारत की ओर देखते हुए पाया। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसने माइक्रोफोन पर एक आवाज सुनी। एक उद्घोषक श्वान जिंग फर्स्ट एकेडमी में 127वीं अवेकनिंग सेरेमनी के परिणामों की घोषणा कर रहा था। एक छात्र जिसका नाम वोंग चियांग था, सफलतापूर्वक अवेकन हो चुका था, लेकिन उसकी नई क्लास एक एन्चेंटर थी, जो एक नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल क्लास है।
सूमिंग, जो अब फिर से एक युवा छात्र बन चुका था, किशोरों की भीड़ में खड़ा था। उसने दूसरों को ये कहते सुना कि इस साल स्कूल की किस्मत खराब लग रही है। अवेकनिंग सेरेमनी शब्द उसे झकझोर गए। एक परिचित एहसास उसके ऊपर से गुजरा और उसे गहरा झटका लगा कि वो समय में पीछे यात्रा कर चुका है। वो फिर से 18 साल का हो गया था। ठीक अपनी अवेकनिंग सेरेमनी के दिन जैसे ही वो छात्रों के बीच खड़ा हुआ, उसकी याददाश्तें पूरी स्पष्टता के साथ वापस आ गई। उसने वोंग चियांग को पहचान लिया, जिसे वो फैटी बुलाता था। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में भी वो एन्चेंटर ही बना था। अपनी याददाश्त को और परखने के लिए उसने अगले छात्रों के बारे में सोचा। उसे याद था कि ली सियोंग यांग एक 2 स्टार वॉरियर बनेगा, चैन यू का अवेकनिंग फेल हो जाएगा और सॉन्ग ली एक बैटल मेज बनेगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसे याद था। हर घटना के मिलने के साथ सूमिंग का बचा हुआ संदेह भी मिट गया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि उसका सच में पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत तीव्र क्रोध में बदल गई जब उसे जैंग टैंग और रेन शाओ मान के धोखे की याद आई। उसे लगा कि ये दूसरा मौका स्वर्ग से मिला एक उपहार है, जो उसे अपना अतीत फिर से लिखने और अपने पछतावे का बदला लेने की शक्ति दे रहा है। उसके विचारों में खलल तब पड़ी जब भीड़ से जोर से सांस लेने की आवाज आई। स्टेज पर जैंग टैंग का युवा वर्जन एक अविश्वसनीय पर्पल ऑरा से घिरा हुआ अवेकन हो रहा था। अनाउंसर ने बड़े ही जोश के साथ घोषणा की कि जैंग टैंग ने एक दुर्लभ हिडन कॉम्बैट क्लास डीमन पपेट वॉरियर को अवेकन किया है, जिसकी इनेट एट्रीब्यूट एक शक्तिशाली 8 स्टार थी। छात्रों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई और वे चर्चा करने लगे कि प्रतिष्ठित जैंग फैमिली के युवा वारिस से इतने शक्तिशाली अवेकनिंग की ही उम्मीद थी। ये सुनकर सूमिंग केवल ठंडी और जलती हुई नफरत के साथ अपने भविष्य के दुश्मन को घूरता रह गया। जैसे ही अनाउंसर स्कूल के इस नए जीनियस का जश्न मना रहा था, सूमिंग को अपने कंधे पर एक थपकी महसूस हुई। वो पीछे मुड़ा और स्कूल यूनिफॉर्म में एक युवा और स्वस्थ जी याओ को देखकर हैरान रह गया। उसने बताया कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। सूमिंग के चेहरे पर हैरानी देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। खुद पर काबू पाते हुए सूमिंग ने जल्दी से कहा कि वो बस उसे एडवांस में बधाई देना चाहता था। इससे जी याओ उलझन में पड़ गई और उसने पूछा कि वो किस लिए बधाई दे रहा है। उसी पल उसकी बाहों में मरती हुई जी याओ की छवि उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उसके चेहरे पर एक सच्ची और कोमल मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ये कुछ भी नहीं है और वो जल्द ही समझ जाएगी। अटूट राहत के साथ उसने कहा कि उसे फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अनाउंसर ने अगले छात्र के रूप में जी याओ को पुकारा। चौंक कर वो मंच की ओर बढ़ी और अपना हाथ सेलेस्टियल स्टील पर रखा, एक विशाल प्राचीन आर्टिफैक्ट जो ब्लू एनर्जी से कड़कड़ा रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छुईं, पत्थर से शक्ति का एक विशाल सैलाब निकला और उसे घेर लिया। अनाउंसर की आवाज सदमे से भर गई जब उसने घोषणा की कि जी याओ ने एक हिडन कॉम्बैट क्लास नेक्रोमैंसर को अवेकन किया है, जिसकी इनेट एट्रीब्यूट एक शक्तिशाली 7 स्टार है। अन्य छात्र अविश्वास से भर गए। सूमिंग ने एक शांत और गहरी मुस्कान के साथ देखा। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसी उसने भविष्यवाणी की थी, और अब उसकी बारी थी। अनाउंसर ने सूमिंग का नाम पुकारा। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, जी याओ ने उसे गुड लक विश किया। लेकिन दूसरे छात्र इतने आशावादी नहीं थे। वे फुसफुसा रहे थे कि एक ही दिन में तीसरी हिडन क्लास मिलना असंभव है, खासकर सूमिंग जैसे अनाथ के लिए। यहाँ परिदृश्य थोड़ा बदलता है। ये ड्रैगन नेशन के भीतर प्लैनेट एज्योर है, एक ऐसी दुनिया जहाँ शक्तिशाली अवेकन्ड लोगों का शासन चलता है। दशकों पहले एडवेंट ऑफ अवेकनिंग की घटना हुई थी। तब से हर व्यक्ति 18 वर्ष का होने पर इस समारोह में भाग लेता है ताकि वो अवेकन्ड बन सके। इन व्यक्तियों ने दुनिया को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। उनके पास वास्तविकता को मोड़ने और अपार धन प्राप्त करने की शक्ति है। हालांकि इस शक्ति की एक कीमत है। अवेकन्ड को लगातार अंतहीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हिंसक जानवरों से लड़ना पड़ता है और डरावने राक्षसों से भरे डंजन्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे ही वो सेलेस्टियल स्टील की ओर बढ़ा, सूमिंग ने अपने पिछले जीवन पर विचार किया। उसे याद आया कि वो एक अनाथ के रूप में केवल वजीफे और स्कॉलरशिप पर निर्भर था। अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमनी के दिन उस पर स्वर्ग की कृपा हुई थी। एक शानदार घटना घटी थी और उसने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ 9 स्टार इनेट एट्रीब्यूट के साथ एक लेजेंडरी क्लास जागृत की थी, जिसे गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाता था। अब अपने दूसरे जीवन में मंच पर खड़े होकर उसने अपनी नियति बदलने का संकल्प लिया। उसने अपना हाथ अवेकनिंग आर्टिफैक्ट की ओर बढ़ाया और शपथ ली कि आज वो सबको अपनी असली शक्ति दिखाएगा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पर्पल और पिंक एनर्जी का एक विशाल सैलाब फूटा, जिससे आसमान में एक अद्भुत दृश्य बन गया। अनाउंसर अविश्वास में देखता रह गया,
ये सोचकर कि क्या ये ऊर्जा 9 स्टार या उससे भी ऊंचे जीनियस के जन्म का संकेत है, जी याओ और अन्य छात्र भी दंग रह गए। सूमिंग ने हाथ बढ़ाया अपनी पिछली आकृति के उन परिचित रून्स की लहर को महसूस करने के लिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक चमकता हुआ ब्लू सिजिल दिखाई दिया और उसमें से वही दिव्य आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डाउ डिफाइंस प्रकट हुआ जिसके साथ वो मरा था। वो पूरी तरह से चौंक गया, ये महसूस करते हुए कि अंगूठी किसी तरह उसके साथ समय में पीछे आ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और अप्रत्याशित घटना घटी। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने घोषणा की कि अल्टीमेट गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सफलतापूर्वक उसके साथ बाइंड हो रहा है। इसके बाद सिस्टम ने घोषणा की कि उसे एक बिल्कुल नई क्लास दी गई है और उसकी अवेकनिंग सफल रही। लेकिन अपनी पुरानी क्लास के बजाय उसे कुछ बहुत बड़ा मिला था, एक मिथिक क्लास जिसका नाम था स्वॉर्ड गॉड। सूमिंग केवल घोर विस्मय में देखता रह गया। एक मिथिक क्लास और उस नए शक्तिशाली टाइटल के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था जो उसे अभी मिला था। जागृति से निकली उस विशाल रेड एनर्जी ने सबको अवाक कर दिया था। अनाउंसर हैरान था कि ऐसी कौन सी क्लास हो सकती है जो ऐसा दृश्य पैदा करे। भीड़ में छात्र बहस करने लगे। एक को चिंता थी कि यदि ये कोई नॉन कॉम्बैट क्लास हुई तो सूमिंग बर्बाद हो जाएगा। जांग टांग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इतने शक्तिशाली विजन के साथ ये कोई लाइफस्टाइल क्लास नहीं हो सकती। फिर भी जैसे जैसे वो देख रहा था, सूमिंग की ऊर्जा के भारी दबाव से उसके चेहरे पर पसीना आ गया। दबाव इतना तीव्र था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सूमिंग उस ऊर्जा के तूफान में शांति से खड़ा था और अपने सामने लगे गोल्डन पैनल से जानकारी को प्रोसेस कर रहा था। उसने पुष्टि की कि उसकी अवेकेंड क्लास वास्तव में स्वॉर्ड गॉड थी, जो उसके पिछले जीवन के गॉड स्लेयर से अलग थी। उसने सिस्टम इंटरफेस को छुआ, जिसने एक पहचान स्कैन पूरा किया और उसकी पहचान सूमिंग के रूप में पुष्ट की। इसके बाद उसका नया स्टेटस प्रदर्शित हुआ। उसकी क्लास स्वॉर्ड गॉड थी और उसके पास यूनिवर्सल असेंशन नामक एक गोल्डन टैलेंट था जो उसे किसी भी चीज को एलिवेट या इवॉल्व करने की शक्ति देता था। सूमिंग दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि एक गोल्डन टैलेंट उस लेजेंडरी 9 स्टार क्लास से भी एक रैंक ऊपर था जो उसने पहले जागृत की थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी नई शक्ति गॉड क्लास से कहीं अधिक होनी चाहिए। अपनी नई क्षमताओं को देखने के लिए उसने स्किल इंटरफेस खोला। उसकी उत्तेजना सदमे में बदल गई। स्किल स्क्रीन पर 0 प्रोग्रेस दिख रहा था और एक ही संदेश था, कोई भी एबिलिटीज जागृत नहीं हुई हैं। सूमिंग आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन चिल्लाते हुए उस होलोग्राफिक पैनल को पकड़ लिया कि आखिर एक गोल्डन रैंक टैलेंट बिना किसी सिंगल स्किल के कैसे हो सकता है। जब सूमिंग इस उधेड़बुन में था, भीड़ देरी को लेकर बेचैन और उलझन में होने लगी। अंत में अनाउंसर ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या उसकी जागृति पूरी हो गई है। सूमिंग गुस्से में उस कौशलहीन इंटरफेस को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गॉड टियर क्लास जागृत करने के बाद भी उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। वो सोचने लगा कि क्या सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है। अचानक पैनल पर एक नया संदेश आया जिसमें कहा गया कि उसे फीडबैक मिल गया है और वो मार्गदर्शन फिर से शुरू करेगा। एक नए प्रॉम्प्ट ने उसका ध्यान अपने सामने हवा में तैरती रिंग ऑफ डाउ डिफायंस की ओर खींचा। उलझन में उसने अंगूठी को देखा जो अब चमकने लगी थी। सिस्टम ने तब घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक डिवाइन आर्टिफैक्ट की पहचान कर ली है। जैसे ही अंगूठी की पहचान हुई, सिस्टम पैनल जोर से चमका और सूमिंग के स्थान से गोल्डन लाइट का एक विशाल स्तंभ निकला जो सीधे आसमान में जा टकराया। उस शक्तिशाली शॉकवेव ने अनाउंसर, जो अकेडमी के प्रिंसिपल भी थे, खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया। सेलेस्टियन स्टील के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ बहुरंगी सितारा प्रकट हुआ जिसके केंद्र में 10 का अंक था। प्रिंसिपल की आंखें फटी रह गईं। वो अविश्वास में तुतलाने लगे, 10 स्टार इन्नेट एट्रीब्यूट के प्रतीक को पहचानते हुए। उनकी आवाज माइक्रोफोन में गूंजी, ये घोषणा करते हुए कि सूमिंग ने 10 स्टार हिडन क्लास स्वॉर्ड मास्टर को जागृत किया है। भीड़ में कोहराम मच गया। हर कोई उस हेवेंस डिफाइंग टैलेंट के बारे में चिल्ला रहा था। 10 स्टार एट्रीब्यूट, एक ऐसा स्तर जो केवल राष्ट्र के टॉप स्कोरर्स के लिए आरक्षित था। जैंग टैंग सन्न होकर सन्नाटे में देखता रहा, जबकि एक अन्य छात्र ने टिप्पणी की कि उसे लगा था कि जैंग टैंग की 8 स्टार अवेकनिंग पागलपन थी।
लेकिन सू मिंग ने तो सीधे मैक्स्ड आउट 10 स्टार एट्रीब्यूट प्रकट कर दी थी। प्रिंसिपल ने खुशी से झूमते हुए घोषणा की कि ये अकादमी के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। न केवल उनके पास कई हिडन क्लासेस थीं, बल्कि अब 10 स्टार एट्रीब्यूट वाला एक स्वर्ग का चुना हुआ यानी हेवेंस चोजन भी था। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि स्वॉर्ड मास्टर क्लास टॉप टियर नहीं की, लेकिन 10 स्टार इनेट टैलेंट के साथ सू मिंग का भविष्य का पोटेंशियल असीमित होगा। इनाम के तौर पर प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वे व्यक्तिगत रूप से सू मिंग को कल्टीवेशन में मदद करने वाली वस्तुओं का एक पूरा सेट उपहार में देंगे। हालांकि हर कोई इतना उत्साहित नहीं था। निराशा की फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ छात्रों ने इसे टैलेंट की बर्बादी बताया और समझाया कि स्वॉर्ड मास्टर वास्तव में एक बॉटम टियर क्लास है। उन्होंने विस्तार से बताया कि ये एक औसत दर्जे की जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्लास है, जिसे लंबी दूरी और करीबी मुकाबले दोनों में ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका ध्यान शारीरिक और जादुई हमलों के बीच बट जाता है, जो इसे एक क्लासिक अंडर पावर्ड क्लास बनाता है। अन्य छात्र उसकी बदकिस्मती पर हंसने लगे और 10 स्टार टैलेंट के साथ ऐसी लचर क्लास मिलने के निराशाजनक परिणाम का मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने उसका बचाव करने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि पर्याप्त मेहनत के साथ एक स्वॉर्ड मास्टर एक भरोसेमंद डैमेज डीलर बन सकता है और सू मिंग के टैलेंट के साथ वो निश्चित रूप से इसे कर दिखाएगा। लेकिन आलोचकों ने उन्हें चुप करा दिया, ये तर्क देते हुए कि इस क्लास को समान परिणामों के लिए दोगुनी मेहनत की आवश्यकता है और वो भाग्यशाली होगा यदि वो एक बिगिनर डंजन भी क्लियर कर पाए। मंच पर खड़े सू मिंग ने उनकी इन तिरस्कारपूर्ण बातों को सुना। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखों में एक गहरी परछाई थी और वो ये सोचने लगा कि कैसे ये सब उसकी स्वॉर्ड मास्टर क्लास को बेकार समझ रहे हैं। भीड़ में अभी भी कानाफूसी चल रही थी कि तभी जी याओ दौड़ती हुई सू मिंग के पास आई। उसने एक खिरी हुई मुस्कान के साथ उसे बधाई दी। सू मिंग ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी। जी याओ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो बाकी लोगों की बकवास पर ध्यान ना दे, क्योंकि 10 स्टार टैलेंट जागृत करना एक अविश्वसनीय बात है। उसने माना कि शुरुआती दौर में स्वॉर्ड मास्टर क्लास थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके टैलेंट के साथ ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सू मिंग ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और धन्यवाद देते हुए आश्वस्त किया कि वो इन टिप्पणियों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा है। फिर उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा कि दूसरों का उसे कम आंकना ही तो वो चाहता था, जिससे जी याओ उलझन में पड़ गई। उनकी बातचीत तब रुकी जब अनाउंसर ने अगले छात्र को पुकारा। जैसे ही स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की रेन शाओ मैन आगे बढ़ी, भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगी। जैंग टैंग उसे चीयर कर रहा था। जी याओ ने उसकी पॉपुलैरिटी पर टिप्पणी की, लेकिन सू मिंग खामोश रहा। उसने वहां रुकने के बजाय मुड़कर चलना शुरू कर दिया। जी याओ ने हैरान होकर उसे आवाज दी और याद दिलाया कि सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई है। सू मिंग ने पीछे मुड़कर देखे बिना रूखेपन से जवाब दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वो वहां से दूर गया, उसके पिछले जीवन की दर्दनाक यादें उसके मन में उमड़ने लगी। उसे याद आया कि कैसे रेन शाओबान ने उसका इस्तेमाल किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देकर मार डाला। उसे अपनी मरती हुई कसम याद आई और इस नए जीवन में प्रतिशोध के लिए उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। बाद में शहर में घूमते हुए सू मिंग ने गौर किया कि दुनिया उसकी यादों के हिसाब से बिल्कुल वैसी ही थी। हालांकि उसे पता था कि कुछ चीजें बदल चुकी हैं। अपनी नई क्लास के अलावा उसने अपने सिस्टम को चेक किया और उसे टोटल कंसीलमेंट नाम की एक स्किल मिली। ये एक लेजेंडरी स्किल थी जो उसे अपने इक्विपमेंट, क्लास और अन्य स्किल्स की जानकारी को छिपाने या बदलने की अनुमति देती थी। उसने इसे उन 4 स्किल्स में से एक के रूप में पहचाना जो वो अपने पिछले जीवन से साथ लाया था। इस एहसास ने एक और याद को ताज़ा कर दिया, रिंग ऑफ डाओ डिफायंस। उसने सदमे में अपने हाथों को देखा और समझ गया कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वास्तव में उसके साथ समय में पीछे आ गया था। जैसे ही उसने अंगूठी के बारे में सोचा, सिस्टम पैनल फिर से चमक उठा। इसने घोषणा की कि डिवाइन आर्टिफैक्ट को लोड किया जा रहा है। अंगूठी के इंटीग्रेट होते ही एक नया मैसेज आया। सू मिंग को अपनी पुरानी गॉड स्लेयर क्लास की स्किल्स का एक हिस्सा विरासत में मिला था। वो ये देखकर हैरान था कि नई क्लास स्वॉर्ड गॉड होने के बावजूद उसे पिछली लाइफ की स्किल्स कैसे मिल सकती हैं। एक विस्तृत स्टेटस स्क्रीन सामने आई। नाम सू मिंग, लेवल 1, क्लास मिथिक वर्ल्ड यूनिक स्वॉर्ड गॉड, टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन गोल्डन, स्किल्स गॉड स्लेयर्स ब्लेड, टोटल कंसीलमेंट, शैडो स्टेप और इंसाइटफुल आई। इस नई जानकारी के साथ सू मिंग ने एक योजना बनाना शुरू किया। उसने एक पुरानी कहावत सोची,
इंसान निर्दोष है, लेकिन खजाना साथ रखना उसे निशाना बना देता है। अभी वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि सीधे टकरा सके, इसलिए उसे सावधान रहना था। हालांकि उसका 10 स्टार टैलेंट छिपाना असंभव था, लेकिन उसने अपनी असली मिथिक क्लास स्वॉर्ड गॉड के बारे में सारी जानकारी गुप्त रखने का फैसला किया। उसने कसम खाई कि वो इस दूसरे मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और पुरानी गलतियां दोहराएगा नहीं। उसे पता था कि नॉविस डंजन ट्रायल समारोह के दूसरे दिन शुरू होगा। अपनी जानकारी और स्किल्स के साथ उसे भरोसा था कि बिगिनर डंजन उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसका लक्ष्य दूसरों से तेज लेवल अप करना और बेहतर गियर हासिल करना था। इसके लिए उसने शुरुआत से ही डंजन के सबसे कठिन बॉस को चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन पहले उसे एक ढंग के हथियार की जरूरत थी। दूसरी ओर पैलेस नाम के एक आलिशान स्काईस्क्रेपर के एक कमरे में जांग टांग और रेन श्याओ मैन साथ थे। रेन श्याओ मैन ने जांग टांग को चढ़ाते हुए कहा कि वो उसे सेरेमनी के तुरंत बाद ऐसी जगह क्यों लाया है। जांग टांग ने चिड़चिड़े होकर कहा कि उस सेरेमनी का नाम मत लो, क्योंकि सू मिंग ने सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। हालांकि रेन श्याओ मैन पहले से ही अपनी चाल चल रही थी। उसने उसे शांत करते हुए समझाया कि भले ही सू मिंग सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन उसका अवेकनिंग एट्रीब्यूट बहुत ऊंचा है। उसने भरोसा दिलाया कि सू मिंग उनके लिए बाद में बहुत काम आएगा। उत्सुक होकर जांग टांग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन श्याओ मैन ने मुस्कुराते हुए अपने फोन पर कुछ दिखाया। उसे देखते ही जांग टांग की झुंझलाहट आश्चर्य में बदल गई। रेन श्याओ मैन ने ठंडे और शातिर अंदाज में अपना प्लान समझाया। उसे यकीन था कि अगर वो सू मिंग को थोड़ा सा चारा डालेगी तो वो उसके जाल में फंस जाएगा और पहले की तरह वे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अपने प्लान के मुताबिक सू मिंग एक विशाल स्काईस्क्रेपर पहुंचा जहां वेपन्स मार्केट था। वो 12वीं मंजिल पर गया जहां वेपन्स एम्पोरियम के कर्मचारी ने उसका स्वागत किया। वहां कई नए अवेकन छात्र नॉविस डंजन के लिए खरीदारी कर रहे थे। सू मिंग का ध्यान एक भीड़ की ओर गया जो एक चमकती हुई नीली तलवार देख रही थी, टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड। ये एक डायमंड रैंक हथियार था जिसकी कीमत 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स थी। लोग इसकी तारीफ कर रहे थे कि ये मॉन्स्टर के खून को भी जमा सकता है, लेकिन इसकी कीमत देखकर दंग थे। सू मिंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे याद था कि पिछली लाइफ में ये हथियार एक फेक साबित हुआ था और इसे बेचने वाले व्यापारी गिरफ्तार हुए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां छोटे भूरे बालों वाली एक सलीके से तैयार महिला खड़ी थी जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। महिला ने अपना परिचय जैंग लैन के रूप में दिया, जो जैंग एन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर थी। उसने अपना बिजनेस कार्ड सूमिंग को दिया। जैंग लैन ने भीड़ के सामने घोषणा की कि जैंग ग्रुप की ओर से वो आज सूमिंग का सारा खर्चा उठाएगी। बदले में उसने एक फेवर मांगा। उसने अपने बॉडीगार्ड को एक फोटो दिखाने का इशारा किया। फोटो में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी, जैंग यूनिंग, जो सूमिंग के ही स्कूल में थी। जैंग लैन को उसके 10 स्टार टैलेंट के बारे में पता था। उसने प्रस्ताव रखा कि सूमिंग यूनिंग के साथ टीम बनाए और नॉविस डंजन में उसकी रक्षा करे ताकि वो सुरक्षित रूप से अपना ट्रायल पूरा कर सके। सूमिंग ने सीधे मना कर दिया और कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैंग लैन सदमे में रह गई। उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि अगर वो मान जाए तो वो स्टोर से अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुन सकता है। सूमिंग रुका और मुड़कर शांत भाव से कहा, क्या ऐसा है? उसने सीधे स्टोर के सबसे महंगे हथियार की ओर इशारा किया और कहा कि वो वही टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड लेगा जिसकी कीमत 1 मिलियन कॉइन्स थी। जैंग लैन गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि सूमिंग जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने सवाल किया कि क्या उसकी औकात 1 मिलियन कॉइन्स की है। सूमिंग ने बस उसे याद दिलाया कि प्रस्ताव उसका ही था, पसंद का कोई भी हथियार। उसने कहा कि अगर वो अपनी बात नहीं रख सकती तो डील खत्म। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी बहन को अच्छी तैयारी करने को कहे, क्योंकि ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें दौलत नहीं खरीद सकती। हैरानी की बात यह थी कि जैंग लैन का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक उत्सुक मुस्कान ने ले ली। उसे सूमिंग दिलचस्प लगा। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। आसपास के लोग दंग थे कि कैसे एक छात्र ने इतने बड़े जैंग एन ग्रुप के लोगों के साथ खेल कर दिया। उनके जाते ही सूमिंग का फोन बजा। उसने देखा कि रेन श्याओ मान का मैसेज आया था। वो मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। रेन श्याओ मान का मैसेज मिलते ही सूमिंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उस मैसेज में उसने पूछा था कि क्या वो उसे अभी भी पसंद करता है और दावा किया था कि उसका दिल बदल गया है, इसलिए वो उस रात उसे एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर मिलना चाहती थी। सूमिंग को यह देखकर घृणा हुई कि भले ही इस बार उसने गॉड स्लेयर के रूप में अवेकन नहीं किया था, लेकिन रेन श्याओ मान की चालबाजियां बिल्कुल नहीं बदली थीं।
अपने प्रतिशोध की कसम को याद करते हुए उसने एक साधारण हाँ में जवाब दिया और मिलने के लिए सहमत हो गया। अब उसका पूरा ध्यान एक सही हथियार खोजने पर था। वो एक शॉप असिस्टेंट के पास गया और पत्थरों जैसे दिखने वाले स्वॉर्ड स्टोन्स के बारे में पूछा। असिस्टेंट ने बताया कि ये वेपन स्टोन्स हैं जिनमें सिल्वर रैंक का हथियार निकलने की थोड़ी संभावना होती है, लेकिन उसने चेतावनी भी दी कि ये सब किस्मत का खेल है और ज्यादातर पत्थरों से केवल बेकार कचरा ही निकलता है। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब सूमिंग ने कहा कि उसे यही चाहिए। उसने तर्क दिया कि एक महंगे सिल्वर वेपन पर पैसे बर्बाद करने के बजाय, जो जल्द ही पुराना यानी ऑब्सोलीट हो जाएगा, इन सस्ते पत्थरों पर दांव लगाना बेहतर है। हालांकि सूमिंग के लिए ये कोई जुआ नहीं था, वो पत्थरों के अंदर का डेटा देख सकता था। ये उसके पिछले जीवन की एक और स्किल, आई ऑफ इनसाइट का कमाल था। सिस्टम पैनल ने बताया कि ये लेजेंडरी स्किल उसे चीजों की असली प्रकृति देखने की शक्ति देती है। इस क्षमता का उपयोग करते हुए उसने आत्मविश्वास के साथ एक पत्थर चुन लिया। उसे पता था कि एक सामान्य सिल्वर वेपन की कीमत हजारों एडवेंट कॉइन्स होती है, लेकिन उसके जैसे एक गरीब छात्र के लिए सस्ते पत्थर से ऐसा हथियार पाना एक जैकपॉट था। जब सू मिंग उस पत्थर के साथ बैठा था तो कुछ छात्रों का ध्यान उसकी ओर गया। उनमें से एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे पहचान लिया। ये वही लड़का था जिसने जैंगॉन ग्रुप के प्रस्ताव को ठुकराया था। वो लड़का और उसके दोस्त सू मिंग का मजाक उड़ाने लगे। उस लड़के ने ताना मारा, अरे बेवकूफ, तूने एक बड़ी कंपनी का ऑफर छोड़ दिया ताकि इस कूड़े के पत्थर पर जुआ खेल सके। सू मिंग बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने उस लड़के को पहचान लिया था। वो यांग डिंग था, एक अमीर बिगड़ैल लड़का जिसे छोटों को परेशान करने में मजा आता था। सू मिंग ने इस बोरियत को मजे में बदलने का सोचा। उसने शांति से यांग डिंग की ओर मुड़कर एक शर्त रखी, 5000 एडवेंट कॉइन्स की शर्त कि वो इसी पत्थर से सिल्वर रैंक का हथियार निकालकर दिखाएगा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद यांग डिंग और उसके दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि सू मिंग पागल हो गया है। यांग डिंग ने कहा कि 99.99% चांस है कि वो पत्थर कचरा है। सू मिंग ने बस इतना कहा, जल्द ही पता चल जाएगा कि पैसे कौन बर्बाद कर रहा है। शर्त पक्की हुई और भीड़ जमा हो गई। सू मिंग ने अपनी आई ऑफ इनसाइट सक्रिय की। उसकी दृष्टि बदल गई और उसे पत्थर के भीतर एक चमकती हुई लाल तलवार दिखाई दी। एक तेज प्रहार के साथ उसने पत्थर को तोड़ दिया। टूटे हुए पत्थर से एक तेज लाल रोशनी निकली और एक शक्तिशाली तलवार बाहर आई। यांग डिंग और पूरी भीड़ अविश्वास में फटी आंखों से देखती है गई। सिस्टम नोटिफिकेशन ने हथियार की पहचान की, ब्लैक आयरन क्रिम्सन स्वॉर्ड, एक लो ग्रेड सिल्वर वेपन जिसके साथ एक स्पेशल अफिक्स था, क्रिम्सन रिंकर। ये तलवार मॉन्स्टर्स का खून पीकर अपने मालिक को हील कर सकती थी। सू मिंग ने उस तलवार को पकड़ते हुए सोचा कि ये आज रात रेनशाओ मैन के साथ उसकी डेट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। यांग डिंग दहशत में था। सू मिंग ने तलवार उसकी ओर तानते हुए अपनी जीत के 5000 एडवेंट कॉइन्स मांगे। हार मानकर यांग डिंग ने पैसे ट्रांसफर किए और अपमानित महसूस करते हुए वहां से चला गया। सू मिंग ने उसे सलाह दी कि आगे से ऐसी लापरवाही भरी शर्तें ना लगाए। असिस्टेंट भी हैरान थी क्योंकि सालों से किसी ने उन पत्थरों से असली हथियार नहीं निकाला था। जीते हुए पैसों से सू मिंग ने एक गोल्डन ऑर्नेट सिल्वर रैंक स्काबर्ड यानी म्यान खरीदी, जो हथियार की ड्यूरेबिलिटी कम होने की रफ्तार को 50% कम कर देती थी। तभी सिस्टम ने गुप्त फंक्शन वेपन मैनिफेस्टेशन सक्रिय करने के बारे में पूछा, पर उसने अभी इंतजार करने का फैसला किया। बाद में एक पार्क में टहलते हुए सू मिंग ने अपनी स्थिति पर विचार किया। स्वॉर्ड गॉड के रूप में जागने के बाद भी उसके पास एक भी क्लास स्किल नहीं थी, लेकिन उसकी क्लास के पास एक अत्यंत शक्तिशाली प्राइमल टैलेंट था, यूनिवर्सल असेंशन। ये अनोखा टैलेंट उसे किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार अपग्रेड करने की शक्ति देता था। उसने अपनी तलवार पर इस शक्ति का परीक्षण किया। WPAR सिस्टम नोटिफिकेशन, यूनिवर्सल असेंशन सक्रिय, सफलता। क्रिम्सन रिंकर प्रभाव को बेहतर बनाया गया। अब उसकी तलवार एक हाई सिल्वर रैंक हथियार बन चुकी थी। इसकी क्रिम्सन रिंकर क्षमता अब छूते ही खून सोखने लगी थी और उसे एक नई स्किल मिली, ब्लड थर्स्ट, जो किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद 30 सेकंड के लिए सभी स्टैट्स में +5 का बूस्ट देती थी। रात हुई और सू मिंग एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। शहर की भविष्यवादी रोशनी के बीच वो अपनी नई तलवार लिए खड़ा था। रिनशाओ मान वहां पहले से मौजूद थी। उसने एक मोहक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और देर से आने के लिए उसे प्यार से टोका, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बिना एक शब्द बोले सू मिंग ने अपनी तलवार उस पर चला दी। वो चिल्लाई और बाल बाल बची, जबकि तलवार कंक्रीट की मुंडेर में धंस गई। वो अविश्वास में चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? सू मिंग की नजरें पत्थर जैसी ठंडी थीं। उसने कहा, मैं अपना बदला लेने आया हूं। उसके दिमाग में पिछले जीवन की वो याद फिर से ताजा हो गई, जब वो मरती हुई जी याओ को गोद में लिए था और रेन शाओ मान बिना किसी पछतावे के उसे देख रही थी।
रेनशाओ मान हैरान और गुस्से में थी। उसने याद दिलाया कि उसने अभी-अभी उसका प्रपोजल स्वीकार किया था। उसने अपना फोन दिखाया जिसमें मैसेज हिस्ट्री थी। यहाँ सुमिंग ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़का उसे डेट करना चाहता था, वो अचानक उसकी जान क्यों लेना चाहता है। सुमिंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, वो प्रपोजल हुआ था, लेकिन वो पिछले जीवन की बात थी। उसकी यादें उसे फिर से पीछे ले गईं। उसे याद आया कि वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी और वो केवल एक अकेला अनाथ। उसने अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमनी के बाद के उस दिन को याद किया। निराश और हताश होकर वो वहां बैठा था, तभी रेनशाओ मान उसके पास आई। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। उस दिन से सुमिंग को लगा कि उसकी जिंदगी में कोई है जो उसे चाहता है। यही एहसास उसे टेक्स्ट मैसेज पर प्यार का इजहार करने, रोमांटिक डेट्स पर जाने और उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों तक पहुंचाया। लेकिन वो खुशनुमा अतीत तब चकनाचूर हो गया जब उसे जांग टैंग और उसकी एक साथ वाली फोटो याद आई, जो उसके विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत थी। वर्तमान में लौटते हुए सुमिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, ये सब एक झूठ था। उसने गुस्से में उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जैन टैंग के सभी काले कारनामों के बारे में जानता है और वो केवल उसका इस्तेमाल कर रही थी। रेनशाओ मान पूरी तरह से चौंक गई। हकलाते हुए कहने लगी कि वो बकवास कर रहा है और उसके आरोपों को झुटलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुमिंग रुकने वाला नहीं था। उसने उससे कहा कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, और उसका ये खूबसूरत और शालीन चेहरा महज एक ढोंग है। वो उसके पास झुका और जहरीली आवाज में कहा कि उसका असली रूप कुछ और नहीं बल्कि एक घमंडी और निर्लज्ज इंसान है। ये सुनते ही रेनशाओ मान का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने अपना मुखौटा उतार फेंका। वो उस पर चिल्लाई, तुझे क्या पता हो सकता है? तू महज एक अनाथ यानी ऑर्फन है। उसने जहर उगलते हुए कहा कि अगर उसका टैलेंट काम का नहीं होता तो उसे बात करने तक का मौका कभी नहीं मिलता। उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि ना तो वो और ना ही जैंग टैंग उसे अपमानित करने के लिए छोड़ेंगे। सुमिंग ने उसकी धमकियों का जवाब एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ दिया। उसने उसे चुनौती दी कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस छोटी सी घटना से उसकी शुद्ध और पवित्र इमेज पर क्या असर पड़ेगा। इस आखिरी ताने ने उसे सीमा के पार पहुंचा दिया। गुस्से में पागल होकर वो उस तलवार की ओर झपटी जिसे सुमिंग ने कंक्रीट में छोड़ दी थी, और उसे उठाकर उस पर वार किया। जैसे ही ब्लेड उसकी ओर आया, सुमिंग ने मन ही मन सोचा कि उसकी हरकतें बिल्कुल पिछले जीवन जैसी ही हैं। हालांकि इस बार वो तैयार था। जैसे ही तलवार प्रहार करने वाली थी, ब्लेड से रेड एनर्जी की लहरें निकलीं, जिसने उसे हवा में ही रोक दिया। रेनशाओ मैन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। सुमिंग ने समझाया कि उसे पता था कि वो पीठ पीछे वार करने की अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने पुष्टि की, स्किल एक्टिवेटेड, क्रिम्सन ड्रिंकर, वेपन एबिलिटी। ब्लेड से निकली लाल ऊर्जा की टहनियां तेजी से बढ़ीं और रेनशाओ मैन को अपनी चपेट में ले लिया। सुमिंग ने अपने ट्रैप का खुलासा किया। जैसे ही उसने हथियार की एबिलिटी से उसे टारगेट किया, उसकी किस्मत सील हो गई। वो ऊर्जा की लहर सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। वो दर्द से चीख उठी, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, सुमिंग उसके ऊपर खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में कहा कि ये सब उसने खुद अपने ऊपर बुलाया है। वो कहने ही वाला था कि ये उसके इंतकाम की शुरुआत है, लेकिन उसने बीच में ही चिल्लाते हुए कहा कि वो जैंग टांग से उसे मरवा देगी। बिल्कुल बेअसर रहते हुए सुमिंग ने अपनी तलवार वापस बुला ली, जो उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गई। वो मुड़ा और चलते हुए कहा कि जाओ और जैंग टांग से कह दो कि वो जब चाहे मेरे लिए आ सकता है। उसने घोषणा की कि आज का ये वार उनके पुराने रिश्तों का अंत है। जैसे ही वो उसे छत पर रोता हुआ छोड़कर गया, उसने सोचा कि इस तलवार ने न केवल दुश्मन पर प्रहार किया है, बल्कि उस लगाव को भी काट दिया है जिसे उसने कभी दिल के बहुत करीब रखा था।